मित्रों नमस्कार। आज जिस विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ वो मेरे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन भाई भारत स्वतंत्र है। आपके दृष्टिकोण से वो कितना महत्वपूर्ण है, उपयोगी है या फिर अनुपयोगी, ये आप तय करेंगे। तो आइए इस विषय पे हम बात करते हैं कि भारत का महान लोकतंत्र, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है कि भारत एक महान लोकतंत्र है, महान लोकतांत्रिक परंपराओं से चलने वाला देश है। भारत का हर नागरिक अपनी महान लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व कर सकता है। लेकिन मित्रों, कुछ एक समस्याएं, खामियां, और वो पचाने लायक नहीं है। वो कहीं से भी इस लायक नहीं है कि उनको समाज के सिस्टम में, देश के सिस्टम में उनको एग्जिस्ट किया जाए या उनको बर्दाश्त किया जाए। भारत का लोकतंत्र 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी सिस्टम, और कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी, और विधायिका यानी कि संसदीय लोक प्रणाली। केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में विधानसभा, विधान परिषद। चौथा स्तंभ मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हमारा बहुत ही मजबूत लोकतंत्र भारत का, और विश्व का सबसे बड़ा भी। और पुरातन की बात करें तो लिच्छवी गणराज्य से लेकर आज तक भारत में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों समान रूप से अनुपालित होता रहा है। मित्रों, बात करूंगा न्याय प्रणाली की, लेकिन उससे पहले न्याय प्रणाली की ही एक बात को कोट करना चाहूंगा कि न्याय किसी भी नागरिक के जीवन का बहुत आधारभूत अधिकार है, और देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है, ऐसा न्यायतंत्र कहता है। लेकिन जो उदाहरण मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, जो मैं पूरा का पूरा लबोलुआब के साथ में जिस बात को रखने जा रहा हूँ, उससे आपको लगेगा कि क्या ये देश सचमुच वीर जवानों का है। हम कहते हैं ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों क्या कहना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या सचमुच ये देश वीर जवानों का है? क्या ये आतंकवादियों और बेईमानों का उनसे अधिक है? अगर नहीं, तो ये अन्यायपूर्ण कारनामा क्यों? मित्रों, बात करता हूं लश्कर तैयबा, पाकिस्तान का मिलिटेंट बेस्ड आउटफिट है। भारत के ऊपर अनेकों बार हमले कर चुका है। हाफिज मोहम्मद सईद इसका सुप्रीमो पाकिस्तान में, और एलईटी को बैन करने के बाद में जमात उद दावा के नाम से आतंकी गतिविधियां, इस्लामिक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। भारत के विरोध में, भारत के खिलाफ करने वाले तमाम इस्लामिक आतंकवादी संगठनों में प्रमुख है। बहुत दंश दिए हैं भारत को। उनमें से एक वर्ष 2000 दिल्ली का रेड फोर्ट, यहां पर मोहम्मद आरिफ एलईटी का मिलिटेंट, और ये वहां पर तैनात रेड फोर्ट की सुरक्षा में इन्फेंट्री बटालियन 7 राजपूताना राइफल्स के 3 जवानों को धोखे से, जी हां, देखिए, जो जवान सीमा पर तैनात है मित्रों, उसे हर समय अलर्टनेस का लेवल 100% रखना होता है, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ा है। गोली कहां से आएगी, उसका क्या माकूल जवाब दिया जाएगा, ये सब सैनिकों को पता है। लेकिन जब वो पीस लोकेशन में है, जहां अपने देशवासी देश की राजधानी में है, वहां पर थोड़ा मुझे लगता है कि जो गार्ड डाउन हो जाता है हल्का सा, इस चीज का लाभ उठाने का प्रयास किया मोहम्मद आरिफ ने, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था। 3 राजपूताना राइफल्स के वीर सैनिक अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, और 4 दिन के परिश्रम के बाद दिल्ली पुलिस मोहम्मद आरिफ को पकड़ने में कामयाब होती है और दिल्ली कोर्ट में पेश करती है, जहां 5 साल तक, सन 2000 से 2005 तक
कोर्ट में ट्रायल चलता है। उसके पश्चात उसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है। जहां से शुरू होती है कहानी कि भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं। देखिए, न्याय मिलना हर किसी का कानूनन हक है, लेकिन ऐसे लोगों को कानून का लाभ मिलना चाहिए जो आपके कानून की इज्जत ही नहीं करते। ये तो वही पृथ्वीराज चौहान वाली बात हो गई। 1191 में मोहम्मद गौरी को हराने के बाद, बंदी बनाने के बाद छोड़ दिया। 1192 में जयचंद की मदद से वही पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चढ़ कर आने वाला गौरी पृथ्वीराज चौहान को एक मौका नहीं देता। बंदी बना करके घसीटते हुए गोर प्रदेश अफगानिस्तान में ले जाकर के आंखें फोड़ता है। यह है तुम्हारी नेक नियति और उदार चरित्र की जो स्थिति है, अंजाम है, वो ये है। ऐसा भुगतने के लिए कौन तैयार है भाई? तो 2005 में दिल्ली ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर 2005 से 2007 तक ट्रायल चल के दिल्ली हाई कोर्ट अगेन डेथ सेंटेंस को बरकरार रखते हुए अपना निर्णय देते हैं। 2007 से लेकर के 2011 तक मामला चलता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखिए कि देश के ऊपर हमला करने वाले, 3 जवानों की जान ले देने वाले उस मोहम्मद आरिफ लश्कर तैयबा के आतंकी को लगातार सारी टैक्स पेयर की पैसों की सुविधा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, वकील भी मिल रहा है, और 7 से लेकर 11 तक सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप देखिए, उसको अगेन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को ट्रायल करने के लिए 4 साल किसने लगाए? सुप्रीम कोर्ट महाराज ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट 4 साल। 11 के बाद 1 साल लग गया क्यूरेटिव पेटिशन में। हो गया 2012। घटना हुई 2000 में, 12 साल यहां लग गए। अब न्याय मिलना चाहिए था, उन बलिदानी सैनिकों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, 2012 के बाद बात जाती है, 2 साल और लग जाते हैं, जो उसको राष्ट्रपति के पास जाने का जो अधिकार है। 14 तक अंतिम तौर से उसको मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मित्रों, यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा एक ये निर्देश दिया जाता है कि अब 3 जजों की बेंच इसको पूरा रिव्यू करके उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। मतलब किसको आप इतनी प्रिविलेज दे रहे हैं, किसको आप इतना सिर पर बिठा रहे हैं? भारत के न्याय तंत्र का कौन सा चेहरा आप इसको दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं? अपने जवानों की जान लेने वाले मोहम्मद आरिफ को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है कि 2014 के बाद 8 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस 3 जजों की बेंच को। 8 साल मित्रों, कितने? 8 साल। वर्ष हो गए 2022, घटना हुई 2000 में, 2022 साल। उसके पश्चात फिर 2 साल और लग जाते हैं उसकी एक और न्यायिक अधिकार की लड़ाई में। सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा पूरी बातों का रिव्यू करने के बाद 2024 में उसे, लेकिन अब उसको हैंग किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मित्रों, अभी भी देश के अंदर कई वकील ऐसे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, या फिर क्या नाम है भाई साहब का, जिनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण हो, या फिर एक और है कांग्रेस के ही
जो ये सारी टीम खड़ी हो जाती है हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, ऐसे ही सैनिकों के खिलाफ भी ये खड़े हुए। ये कहते हैं कि आर्टिकल 32 के अंदर भी ये प्रावधान मौजूद है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि संवैधानिक कानूनों का उपचार का अधिकार। तो मित्रों, क्या वास्तव में ये देश वीर जवानों का है या आतंकियों और बेईमानों का है? भला हो मोदी सरकार का, जिसने अनेकों गैर ज़रूरी, गैर वाजिब कानूनों को हटाने का काम किया, न्याय व्यवस्था में कई सारे सुधार किए हैं, मगर देर से मिला हुआ न्याय। मैं कहना चाहता हूं, निर्भया की मां अगर कमर कस के अपनी बेटी के साथ हुए दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के लिए कमर कस के नहीं लड़ती, तो मित्रों यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई ऐसे वकील लड़ रहे थे जो मामले को हरवा देते। तो न्याय मिलता नहीं है, खरीदा जा रहा है मोटी मोटी वकीलों की फीस से, लचर हो चुकी कानूनी व्यवस्थाओं से, और कानूनी दांवपेच कई बार गरीब आदमी को, पीड़ित को न्याय से वंचित कर देते हैं। ये सबसे बड़ा काला चेहरा है हमारे न्याय प्रणाली का। कहते हैं कि कई गुनाहगार बच जाएं, हो सकता है वो सजा ना पाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हो इसके विपरीत राय। आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता, गरीब माँ बाप, बिटिया पढ़ाई को अधूरा छोड़ करके गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण एक पैसे वाले, राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति के होटल में काम करती है, जहां उसकी अस्मत की बोली, जिंदगी की बोली लगा करके उसे मार कर फेंक दिया जाता है। माँ बाप लगातार न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, कई जगह अनशन कर रहे हैं, पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है, मगर न्यायतंत्र, उन वकीलों के घर में भी अंकिता और निर्भया जैसी बेटियां हैं। उन सैनिक परिवारों के प्रति तुम्हारा भी उतना ही दायित्व है, लेकिन तुम अपना दायित्व निभाते हो बलात्कारियों के साथ के लिए, तुम अपना दायित्व निभाते हो आतंकी के साथ के लिए। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि ये देश वीर जवानों का है या आतंकियों का और बेईमानों का है। किसका? अगर आप ये निर्धारित नहीं करोगे, अधर्म का साथ दोगे, तो अधर्म का ही बोलबाला होगा। हम कहते हैं कि सच्चाई का बोलबाला, बुराई का मुंह काला, सच्चाई का मुंह काला हो जाएगा। अगर महाभारत की लड़ाई में पांडव कितने भी इस धर्म की राह पर थे, उनके साथ श्री कृष्ण ना हो, तो कौरव पांडवों को निगल जाते। आज देश में इसी प्रकार का नीर छीर विवेक हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, लेकिन आज ये सब देखने में नहीं आ रहा है। अधर्म का बोलबाला कैसे? हमने कश्मीर को जलते देखा, अपने ही देश में अपने देश का नागरिक शरणार्थी होते देखा, हमने 84 के दंगों में सिख भाइयों का कत्लेआम देखा। यही सुप्रीम कोर्ट था, यही कश्मीर के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट था। किसको न्याय मिला? बांग्लादेश की छोड़िए, पश्चिम बंगाल में आज भी ह्यूमन राइट वायलेंस निरंतर जारी है। इस समय पर भी क्या हमें धर्म के लिए, धर्म अर्थात जो सच है, जो ठीक है, जो सही राह पर है, अगर निर्भया या अंकिता, तो वो हमारे लिए एक हमारी बेटी है। वो चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कोई भी हो, उसके हृदय से संवेदना निकलनी चाहिए।
लेकिन संवेदना तो छोड़िए, उसके विपक्ष में खड़े होकर के, यानी जो 3 जवान शहीद हुए, आज उनकी शहादत को 24 साल 25 साल हो चुके हैं, उनके हत्यारों को आज भी जो है आप कसाब, अफजल गुरु, ये ट्रायल के कारण लंबे समय तक भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से पलते हैं। इस सारे सिस्टम का ये जो काला चेहरा है, इसका सुधार होना जरूरी है मित्रों। न्याय प्रणाली है या अन्याय प्रणाली है, इस बात को कौन निर्धारित करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को आज सीजेआई को विशेष करके अपने कार्यकाल में इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? इस प्रकार का न्याय का खेला किस प्रकार का न्याय? ये तो अन्याय से भी बुरा है। और बिकता हुआ न्याय, आज विधिक आयोग में अगर हम कोई पीड़ित चला जाए तो वकील उसकी पैरवी ही उपरोक्त जो उपयुक्त तरीका है करने के बजाय वो केस हरा देने पर आमादा हो जाते हैं। वकील आपस में मिलकर के पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ ही, जिसने पैसा खिला दिया, उसका वारा न्यारा। जज साहब की कुर्सी के नीचे बैठा हुआ पेशकार जो है वो सुविधा शुल्क ले लेता है। फाइल तब तक आगे नहीं सरकती जब तक उसके ऊपर वजन नहीं रखा जाता। क्या ऐसे में देश महान बनेगा? क्या ऐसे में लोकतंत्र महान कहला सकता है? प्रभु, विचार करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है और देश के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। मोदी जी ने बहुत सारे कामों का डिलीवर देश को कर दिया है, आगे बहुत कुछ किया जाना जरूरी है, जिनमें से न्याय व्यवस्था में सुधार, वरना न्याय तंत्र अन्याय तंत्र की तरह काम कर रहा है। ये हर नागरिक के नागरिक अधिकारों पर, मानव अधिकारों पर कुठाराघात मैं इसको कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।